Welcome to Government Co-Education Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं पूरे वीक से 22 टू 28 जून से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष डैश पर मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 23 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल जो है 23 जून को मनाया जाता है, जो दुनिया की सभी काउंटियों और सार्वजनिक सेवा से जुड़े लोगों की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है, फ्रंट लाइन पर कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया में लोक सेवकों को सम्मानित करना रखी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन या विजय शंकर व्यास। जो करेक्ट आंसर है इसका वह है ए, अमर्त्य सेन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स से जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेता के संगठन जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्र और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार से के लिए चुना है और उन्हें सम्मानित किया है। और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्व भर में पहले सामाजिक और अन्याय के उजागर करने के लिए इस काम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। जो सम्मानित किया गया है विश्व भर में पहले सामाजिक और अन्याय को उजागर करने, जो सामाजिक अन्याय हो रहा है उसको उजागर करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने साल 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार को से भी नवाजा जा चुका है। जैसे कि देख पा रहे हैं, यह है अमर्त्य सेन जी, जिनका जन्म जो हुआ है 3 नवंबर 1933 में इनका जन्म हुआ है। जो इनकी कुछ बुक्स हैं जो कि फेमस बुक्स हैं इनकी, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्ग्यूमेंट्स इंडियन और आइडेंटिटी एंड वायलेंस। ये कुछ इनकी पॉपुलर बुक्स हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय द्वारा जिला स्तर पर देश में कितने खेलो इंडिया सेंटर प्रस्तावित किए गए हैं। ऑप्शन है 1000, 500, 750 या 900। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, 1000। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से खेल मंत्रालय ने देश भर में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इन केंद्रों में जो पिछले चैंपियंस द्वारा चला जाएगा, या तो ये जो पिछले चैंपियंस हैं उनके द्वारा चलाया जाएगा या उनको कोच के रूप में रखा जाएगा। और वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इस तरह के 100 केंद्र प्रस्तावित किए जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ की निवेश करने की योजना तैयार की है। ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, उड़ीसा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि कंपनी ने उड़ीसा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना तैयार की है। और वर्तमान में 30 कोयला खदानें उड़ीसा में MCL द्वारा संचालित की जाएंगी। जो 30 कोयला जो लगभग है 30 कोयला खदानें हैं जो उड़ीसा में MCL द्वारा जो है संचालित की जाएंगी। अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने की लक्ष्य रखा है। जो इसमें कोयला उत्पादन को प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन तक का उसका एक लक्ष्य रखा गया कि 300 मिलियन टन तक इसे बढ़ाया जाएगा। और जिसके लिए वह राज्य में 3 नए MDO परियोजनाओं का विकास और संचालन करेगी। इसी के साथ एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर उड़ीसा स्थित है भारत के मैप में।
और जो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, जैसे कि देख पाएंगे वो यहाँ पर स्थित है। जो गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल जी हैं, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कुल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, रूस, ब्राज़ील या भारत। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, जापान। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से, जापान फुटबॉल ने सोमवार से 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की जो दावेदारी से हटने की घोषणा की है, और जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। जो जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो संयुक्त दावेदारी है उसका जो है रास्ता साफ हो गया है। और महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 में जो फ्रांस में खेला गया था, 2019 का इसका टूर्नामेंट था वो फ्रांस में खेला गया था। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को इस महीने की शुरुआत में फीफा सर्वश्रेष्ठ आकलन अंक में मिले थे। जापान की दावेदारी दूसरे जबकि कोलंबिया की तीसरे स्थान पर आंकी गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश या झारखंड। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, आंध्र प्रदेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स, आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर के में एक टेस्टिंग करने की घोषणा की है। इट मीन जो 90 दिन के अंदर जो राज्य का हर एक घर है उसमें उसकी टेस्टिंग की जाएगी। और कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। और आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के विशेष मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी के अनुसार सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब स्थापित की जाएगी। और राज्य भर में अब तक जो है 6.76 लाख से अधिक टेस्ट करने और प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 12,675 लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। इसी के साथ एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे मैप में ये देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश देख पाएंगे जो भारत के मैप में स्थित है वो यहाँ पे इस प्रकार से स्थित है। और जो यहाँ की गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी। और स्टेटहुड, इसे जो स्टेट बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 में से स्टेट बनाया गया था। और जो कैपिटल है यहाँ की वो है अमरावती। जैसे कि देख पाएंगे अमरावती यहाँ पर स्थित है। जो ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पर, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इन सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, चीन, रूस या जापान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, चीन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीन खेल उपकरणों का बहिष्कार की मांग की है। और महासंघ ने चीन कंपनी जेडेक्सी से पिछले साल भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। जो पिछले साल है महासंघ चीन ने कंपनी जो है जेडेक्सी से पिछले साल जो है 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। और महासंघ ने कहा है कि उपकरण खराब निकलने और भारोत्तोलक उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब जो उसे यूज़ करने वाले हैं, जो कस्टमर्स हैं वो उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके उपकरणों को ख़राब बताया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन सेना के साथ हुए हिंसक संघर्ष में जो है 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जानीन का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शन है एथलेटिक्स, कुश्ती, टेनिस या शूटिंग। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, शूटिंग। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, महाराष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राइफल निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जानीन का कैंसर के कारण शनिवार को 42 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है। जो महाराष्ट्र की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राइफल निशानेबाज
वो एक निशानेबाज और कोच भी थी, जिनका कैंसर के कारण शनिवार को 42 ईयर्स की आयु में निधन हो गया और उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नांदेड़ में जन्मी पूर्णिमा ने एक शूटर के रूप में मुंबई में अपना करियर शुरू किया। वह जो जन्म हुआ था, उनका नांदेड़ में जन्म हुआ था, और जो पूर्णिमा है, शूटर के रूप में उन्होंने मुंबई से अपना करियर स्टार्ट किया था और बाद में वह पुणे में शिफ्ट हो गई थी। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये है पूर्णिमा जानीन, जिनका जन्म जो हुआ था वो नांदेड़ में इनका जन्म हुआ था और जिनकी मृत्यु है 42 ईयर्स की आयु में इनकी निधन हो गया कैंसर के कारण। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल की हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है NCAER, NIPFP, ICRIER या ADB। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, NIPFP। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और आर्थिक शोध संस्थान ने कहा है कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से अपना पद संभालेंगे। वे विजय केलकर के स्थान पर लेंगे। इतने जो उनको पहले जो इस स्थान पे स्थित थे वो विजय केलकर जी थे, जिनका स्थान अब उर्जित पटेल 22 जून 2020 से संभालेंगे। विजय केलकर 1 नवंबर 2000 से इस संस्थान के चेयरमैन का पद संभाला था और उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को RBI गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जो NIPFB जो फाउंड किया गया था वो 1976 में किया गया था। जो इसका हेडक्वार्टर लोकेशन है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन है 7 माह, 10 माह, 2 माह या 8 माह। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 2 मंथ्स। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से नई घोषणा के अनुसार अकादमी पुरस्कारों को 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इससे पूर्व 93 अकादमी पुरस्कार का जो आयोजन है वो 28 फरवरी 2021 को किया जाना था। जो इसका आयोजन किया जाना था वो 28 फरवरी को किया जाना था और जिसे आगे के लिए पोस्टपोन किया गया है वो 25 अप्रैल 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और ये चौथी बार हुआ है जब ऑस्कर को स्थगित किया गया है। सर्वप्रथम जो ऑस्कर को स्थगित किया गया तो 1938 में लॉस एंजलिस से आई बाढ़ के बाद अकादमी पुरस्कारों को स्थगित किया गया था और जिसके बाद एक बार पुनः जो किया गया था वो 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद किया गया था। देन किया गया था 1981 में 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की जो हत्या की जो प्रयास किया गया था उस समय भी ऑस्कर को स्थगित किया गया था और इस बार अगेन किया गया है कोविड-19 के कारण। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, असम या केरल। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, असम। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है और असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों की वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी उद्देश्य इस योजना से शुरुआत की है। जो इस योजना का शुरुआत है, जो इस योजना का उद्देश्य है वह है जो छात्र हैं जो वित्तीय सहायता फेस कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली जो है इश्यूज को फेस कर रहे हैं, उनकी सहायता के लिए इसको शुरू किया गया है। और असम प्रज्ञान भारती योजना उन श्रेणी के छात्रों के लिए लाभकारी होगी जैसे कि सरकार में अध्ययन कर रहे हैं और इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी और सरकार शैक्षणिक ऋण के लिए छात्र को 50,000 रुपये की एक मुश्त सब्सिडी देने के लिए भी तैयार है। इसी के साथ एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि मैप में देख पाएंगे यह है असम,
जो इसे स्टेट बनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 में स्टेट बनाया गया था। और जो इसके गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। कैपिटल इसकी दिसपुर है। जैसे कि आप देख पाएंगे दिसपुर जो स्थित है वो यहाँ पर स्थित है। और जो लार्जेस्ट सिटी है इसकी गुवाहाटी है। और इसकी जो कुल डिस्ट्रिक्ट जो संख्या है वो 33 है। जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इंटरनेशनल में देखा जाए तो बांग्लादेश और भूटान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका या चीन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, अमेरिका। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, जो कि 21 जून को मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इस बार इसकी थीम रखी गई थी। मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में स्थापना की गई है। और स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुल अधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। जो इसके पहले अध्यक्ष होंगे वो गुरु हैं डॉक्टर HR नागेंद्र, इसके पहले अध्यक्ष रहेंगे। और विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने इस मौके पर कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से भाईचारे का संदेश दिया था और भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय के जरिए योग का संदेश भी अमेरिका से दुनिया में प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार दिया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फ्रांस। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, फ्रांस। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है भारत और फ्रांस की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 200 लाख यूरो का करार किया है। और फ्रांस इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ कोविड-19 संकट को मद्देनजर देश और केंद्र सरकार की क्षमता को बढ़ाने और देश के सबसे कमजोर लोगों की सहायता का काम करेगा। और इसके लिए जो है विश्व बैंक द्वारा भारतीय अधिकारियों का सहयोग से कार्य योजना बनाई जाएगी और जिसका लक्ष्य रहेगा भारत सरकार के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और उपायों को और अनुकूल बनाना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रमोद कुमार, संजय कुमार, अनिल कुमार या दिलीप त्यागी। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, संजय कुमार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठतम IAS अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। और मुख्य सचिव अजय मेहता 23 जून को सेवानिवृत्त होंगे। वह जो रिटायर होंगे अजय मेहता जी वो 30 जून को रिटायर होंगे और संजय कुमार 1 जुलाई से इस कार्यभार को संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव जो है अजय मेहता मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, नेपाल या बांग्लादेश। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी, बांग्लादेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों को कवर करने वाली 97% वस्तुओं की चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। और चीन यह कदम ढाका बीजिंग संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बांग्लादेश पहले ही एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के तहत 3095 वस्तुओं के लिए टैरिफ छूट प्राप्त करता है।
चीन द्वारा की गई नवीनतम घोषणा के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के अब कुल जो है 8,256 सामानों को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। जो चीन द्वारा है की गई नवीनतम जो घोषणा है उसके परिणाम स्वरूप जो है बांग्लादेश के कुल 8,256 सामानों को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। इसी के साथ एक बार मैप में नज़र डाल लेते हैं। मैप में देख पाएंगे बांग्लादेश जो स्थित है भारत के इस प्रकार पास में स्थित है और जो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है ढाका, जैसे कि देख पाएंगे वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन है राजेंद्र गोयल, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले या चेतन शर्मा। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, राजेंद्र गोयल। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने जमाने के दिग्गज जो स्पिनर राजेंद्र गोयल का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया है, जो कि 77 ईयर्स के थे। जिनका निधन हुआ है उनकी जो बीमारियां जो एज के अकॉर्डिंग जो बीमारियां लगते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका मृत्यु हो गई है। और गोयल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश क्षेत्र की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैचों में 750 विकेट चटकाए थे और वे 44 साल तक प्रथम श्रेणी विकेट खेलते रहे। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में जिन खिलाड़ियों की जगह दी थी, जिन खिलाड़ियों को सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में जगह दी थी उसमें से एक गोयल भी शामिल थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम। ऑप्शन है जी शिव कुमार, टी रविशंकर, पी पार्थ सारथी या सचिन वाई शिंदे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, टी बी शंकर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाओं ने श्री की नियुक्ति की है और संगठन के जो अध्यक्ष के रूप में टीबी रविशंकर और मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी के रूप में डॉक्टर एन राजेंद्र को नियुक्त किया गया है। जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मिस्टर डॉक्टर एन राजेंद्रन को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजडम इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जाहिर खान या राहुल द्रविड़। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, राहुल द्रविड़। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं विजडम इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है और विजडम द्वारा करवाए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की थी और इसमें राहुल द्रविड़ जो है 52 और तेंदुलकर 48% में वोट मिले हैं। और द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़, जो कि इनका निक नेम भी है द वॉल, राहुल द्रविड़ पोल की शुरुआती दौर में सचिन से पिछड़ रहे थे। मतलब जब ये स्टार्टिंग हुई थी वोटिंग उस टाइम सचिन तेंदुलकर से ये पिछड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सचिन से आगे निकल गए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन है इंदिरा रसोई योजना, जवाहर रसोई योजना या गांधी रसोई योजना या जन रसोई योजना। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, इंदिरा रसोई योजना। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए राजस्थान में अब एक कोई भूखा नहीं सोएगा उसके लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है और उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ का रुपए जो है खर्च करेगी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन्हें 2 समय का पौष्टिक शुद्ध भोजन को रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे यह जहाँ पे मैप में जैसे देख पा रहे हैं यह है राजस्थान। राजस्थान जो भारत मैप में स्थित है वो इस प्रकार से यहाँ पर
स्थित है। जो इस्टेब्लिश्ड किया गया था वो 30 मार्च 1949 में किया गया था। जो इसकी कैपिटल है वो है जयपुर। जैसे कि देख पाएंगे जयपुर यहाँ पे स्थित है। गवर्नर इसके कालराज मिश्रा हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। जो ये बॉर्डर शेयर करता है अपना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। जो इंटरनेशनल में देखा जाएगा पाकिस्तान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन है 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए या 4,000 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर है इसका बी, 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से 2,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर फंड से ट्रस्ट से आवंटित से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इंटरनेशनल में देखा जाए तो बांग्लादेश और भूटान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका या चीन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, अमेरिका। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून को मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इस बार इसकी थीम रखी गई थी। मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में स्थापना की गई है और स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुल अधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। जो इसके पहले अध्यक्ष होंगे वो गुरु हैं डॉक्टर HR नागेंद्र, इसके पहले अध्यक्ष रहेंगे। और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस मौके पर कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से भाईचारे का संदेश दिया था और भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय के जरिए योग का संदेश भी अमेरिका से दुनिया में प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार दिया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फ्रांस। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, फ्रांस। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से, भारत और फ्रांस की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 200 लाख यूरो का करार किया है। और फ्रांस इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ कोविड-19 संकट को मद्देनजर देश और केंद्र सरकार की क्षमता को बढ़ाने और देश के सबसे कमजोर लोगों की सहायता का काम करेगा। और इसके लिए जो है विश्व बैंक द्वारा भारतीय अधिकारियों का सहयोग से कार्य योजना बनाई जाएगी और जिसका लक्ष्य रहेगा भारत सरकार के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और उपायों को और अनुकूल बनाना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रमोद कुमार, संजय कुमार, अनिल कुमार या दिलीप त्यागी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, संजय कुमार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठतम IAS अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है और मुख्य सचिव अजय मेहता 23 जून को सेवानिवृत्त होंगे। वह जो रिटायर होंगे अजय मेहता जी वो 30 जून को रिटायर होंगे और संजय कुमार 1 जुलाई से इस कार्यभार को संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव जो है अजय मेहता मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, नेपाल या बांग्लादेश। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी, बांग्लादेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं।
डिटेल से बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों को कवर करने वाली 97% वस्तुओं की चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी और चीन यह कदम ढाका बीजिंग संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बांग्लादेश पहले ही एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के तहत 3095 वस्तुओं के लिए टैरिफ छूट प्राप्त करता है। चीन द्वारा की गई नवीनतम घोषणा के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के अब कुल 8,256 सामानों को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। जो चीन द्वारा है की गई नवीनतम जो घोषणा है उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के कुल 8,256 सामानों को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। इसी के साथ एक बार मैप में नज़र डाल लेते हैं। मैप में देख पाएंगे बांग्लादेश जो स्थित है भारत के इस प्रकार पास में स्थित है और जो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है ढाका, जैसे कि देख पाएंगे वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन है राजेंद्र गोयल, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले या चेतन शर्मा। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, राजेंद्र गोयल। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने जमाने के दिग्गज जो स्पिनर राजेंद्र गोयल का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया है, जो कि 77 ईयर्स के थे। जिनका निधन हुआ है उनकी जो बीमारियां जो एज के अकॉर्डिंग जो बीमारियां लगते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका मृत्यु हो गई है। और गोयल ने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैचों में 750 विकेट चटकाए थे और वे 44 साल तक प्रथम श्रेणी विकेट खेलते रहे। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में जिन खिलाड़ियों की जगह दी थी, जिन खिलाड़ियों को सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में जगह दी थी उसमें से गोयल भी शामिल थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम। ऑप्शन है जी शिव कुमार, टी रविशंकर, पी पार्थ सारथी या सचिन वाई शिंदे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, टी बी शंकर। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाओं ने श्री की नियुक्ति की है और संगठन के जो अध्यक्ष के रूप में टीबी रविशंकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डॉक्टर एन राजेंद्र को नियुक्त किया गया है। जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मिस्टर डॉक्टर एन राजेंद्रन को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजडम इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जाहिर खान या राहुल द्रविड़। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, राहुल द्रविड़। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं विजडम इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है और विजडम द्वारा करवाए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की थी और इसमें राहुल द्रविड़ 52 और तेंदुलकर 48% में वोट मिले हैं। और द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़, जो कि इनका निक नेम भी है द वॉल, राहुल द्रविड़ पोल की शुरुआती दौर में सचिन से पिछड़ रहे थे। मतलब जब ये स्टार्टिंग हुई थी वोटिंग उस टाइम सचिन तेंदुलकर से पिछड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सचिन से आगे निकल गए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन है इंदिरा रसोई योजना, जवाहर रसोई योजना या गांधी रसोई योजना या जन रसोई योजना। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, इंदिरा रसोई योजना। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए
एक राजस्थान में अब एक कोई भूखा नहीं सोएगा, उसके लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। और उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ का रुपए जो है खर्च करेगी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन्हें 2 समय का पौष्टिक शुद्ध भोजन को रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे, यह जहाँ पे मैप में जैसे देख पा रहे हैं यह है राजस्थान जो भारत मैप में स्थित है वो इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है। जो इस्टेब्लिश्ड किया गया था वो 30 मार्च 1949 में किया गया था। जो इसकी कैपिटल है वो है जयपुर। जैसे कि देख पाएंगे जयपुर यहाँ पे स्थित है। गवर्नर इसके कालराज मिश्रा हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। जो ये बॉर्डर शेयर करता है अपना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। जो इंटरनेशनल में देखा जाएगा पाकिस्तान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन है 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए या 4,000 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर है इसका बी, 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से 2,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर फंड से ट्रस्ट से आवंटित की जाएगी। इसकी जो 2,000 करोड़ की जो पूरी राशि है जो पीएम केयर फंड है उससे आवंटित की जाएगी। और इन वेंटिलेटरों को देश में जो देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड-19 जो अस्पताल है उनमें आपूर्ति की जाएगी। जो इन सभी वेंटिलेटर्स जो हैं जो 2,000 करोड़ के से खरीदे जाएंगे उनकी जो प्राथमिकता है वो उसकी प्राथमिकता के आधार पर देश भर के जो कोविड-19 के अस्पताल है उनमें आपूर्ति की जाएगी। और पीएम केयर्स फंड से देश के प्रवासी मजदूरों के कल्याण जैसे कि भोजन, आवास, चिकित्सा, उपचार आदि की जो व्यवस्था की जाएगी और उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जाएगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत कोष का गठन किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के लिए विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच क्रय शक्ति समानता के मामले में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है छठा, चौथा, दूसरा या तीसरा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, थर्ड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रय कार्यक्रम के तहत संदर्भ में वर्ष 2017 के लिए नई क्रय शक्ति समानता जारी की है जो कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के रहने की लागत के अंतर के लिए समायोजित करती है। और विश्व स्तर पर 176 अर्थव्यवस्थाओं ने आईसीपी के 2017 चक्र में भाग लिया है। और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2017 के लिए क्रय शक्ति समानता के मामले में दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है? ऑप्शन है 5.4%, 3.4%, 5.9% या 7.4%। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, 5.4%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, कोरोना वायरस महामारी के बाद देश के जो विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का जो अंतर कम हो जाएगा और इस दौरान धनराशि की आय में गरीबी राज्यों के मुकाबले अधिक कमी जो होगी कमी आने की संभावना है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जो है 5.4% घटकर 1.4% लाख रुपए की सालाना कर रह जाएगी। और रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी माने जाने वाले शहरों के जो प्रति व्यक्ति आय में जो 10 से 12% की जो गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, जो SBI के चेयर पर हैं वो रजनीश कुमार हैं। हेडक्वार्टर जो स्थित है वो मुंबई में स्थित है इसका, SBI का। जो ये फाउंड किया गया हुआ था 1955 में फाउंड किया गया था। जो इस प्रकार लोगो देख पा रहे हैं आप, जो 1955 में लोगो था, जो इसका फर्स्ट लोगो था वो इस प्रकार से बनाया गया था। और जो सेकंड आपका 1970 में इसका लोगो था वो इस प्रकार से था। और जो अब रिसेंटली है वो 2017 से वो ये वाला लोगो यूज़ किया जा रहा है इसका। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 मई या 23 जून। करेक्ट आंसर है इसका डी, 23 जून। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, प्रत्येक वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो आयोजन किया जाता है। और इस दिवस के आयोजन जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मानवीय जीवन में खेल के महत्व को चिन्हित करना है। इट मीन्स जो हमारा जीवन है उसमें खेल का क्या महत्व है उसे बताना, और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में की गई थी। और ये ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन जो है सुनिश्चित करता है और सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन भी करता है और उचित तरीकों से ओलंपिकों के मूल्य को बढ़ावा भी देता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है मूव, लर्न एंड डिस्कवर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 2 लाख MSMEs की गारंटी कवर प्रदान करने के लिए उप ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। और योजना के तहत प्रदान की जाने वाली गारंटी की अधिकतम राशि क्या है? ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 20,000 करोड़ रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उप ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत जो है 20,000 करोड़ रुपए 2 लाख MSME की कवर किए जाएंगे। और इस योजना को व्यवस्थित परिसंपत्ति कोष MSME के लिए उप समन्वित ऋण भी कहा जाता है। इसको जो है, इस योजना को है व्यवस्थित जो परिसंपत्ति कोष MSME के लिए एक समन्वित उप समन्वित ऋण का नाम भी दिया गया है। और गारंटी कवर प्रमोटरों को 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि निष्पक्षता के रूप में अपने तनावग्रस्त MSME में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से कर्ज ले सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने का जारी की है? ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, झारखंड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, इस योजना के तहत श्रमिकों को शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम दिया जाएगा और उन्हें टेलीफोन लाइनों, पाइपलाइनों को डालने के काम के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के तौर पर भी नियोजित किया जाएगा। और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो है केरल और सेकंड नंबर पे झारखंड है। केरल सरकार गारंटीकृत रोजगार के लिए अयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाती है। जो केरल है जो गारंटीकृत योजना चलाती है रोजगार के लिए, जो है अयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना। केरल जो है फर्स्ट स्थान पर है इसे लेकर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे झारखंड जो स्थित है आपका, और झारखंड जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 में किया गया था। और जो इसके चीफ मिनिस्टर है वो हेमंत सोरेन है। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू एंड जो कैपिटल है इसकी रांची है। जैसे कि देख पाएंगे भारत में यहाँ पे झारखंड स्थित है और जो इसकी कैपिटल है वो है रांची, जो कि यहाँ पे स्थित है। जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है जमशेदपुर। और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट संख्या है वो टोटल है 24 डिस्ट्रिक्ट इसमें स्थित हैं। जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है वो करता है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये इन सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, रूस या चीन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, चीन। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है क्योंकि चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में अपने आप को विश्व मंच पर प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है और इस संधि के तहत जो है वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को भी विनियमित किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पोर्टल युक्ति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने व्यवस्थित रूप से उन तकनीकों को अपनाने में मदद करने के लिए एक पहल की है जिसमें कि युक्ति 2.0 इसमें ये पोर्टल लॉन्च किया है और जिसमें व्यावसायिक क्षमता और हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विपमेंट और किए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी है। जो मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं आर सुब्रमण्यम और रीना रॉय, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। ऑफिस होल्डर जो हैं वो रमेश पोखरियाल हैं और जो ये फाउंड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो 26 सितंबर 1985 में किया गया था। जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। एक बार इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 2020 को जारी नवीनतम फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? ऑप्शन है 6th, 9th, 12th या 21st। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 9th। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, मुकेश अंबानी स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बाजार पूंजीकरण में 150 बिलियन के अन्यायी क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, जो कि 19 जून 2020 को अंबानी की कुल संपत्ति $64.6 बिलियन हो गई थी, जो दुनिया में 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जो इनकी रैंक रही है वो 9वें स्थान पे रहे हैं ये इस इंडेक्स में। और सूचकांक जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जो इसके फर्स्ट स्थान पर हैं वो हैं जेफ बेजोस, जो कि फर्स्ट स्थान पे रहे हैं। और जेफरी प्रेस्टन बेजोस एक अमेरिकी इंटरनेट संपत्ति $64.6 बिलियन हो गई थी, जो दुनिया में 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जो इनकी रैंक रही है वो 9वें स्थान पे रहे हैं ये इस इंडेक्स में। और सूचकांक जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जो इसके फर्स्ट स्थान पर हैं वो हैं जेफ बेजोस, जो कि फर्स्ट स्थान पे रहे हैं। और जेफरी प्रेस्टन बेजोस एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी, उद्योगपति, मीडिया मालिक और निवेशक हैं और उन्होंने बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी अमेजॉन संस्थापक, CEO और अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं मुकेश अंबानी, जो दुनिया के शीर्ष जो कि 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रवेश कर चुके हैं। और RIL रिलायंस के जो शेयर हैं वो BSE पर 197 जून को जो 17,059.50 रुपीज़ पर समाप्त होने वाले थे, जो होने से पहले ही BS 11 ट्रिक अंक पर होने में मदद मिली। और वह सूची के अनुसार देखा जाए तो सबसे अमीर एशियाई भी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे कि देख पा रहे हैं यह है फाउंडर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में मुकेश अंबानी स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो बाजार पूंजीकरण में 150 बिलियन के अन्य क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और 19 जून 2020 को अंबानी की जो कुल राशि थी वो $64.6 बिलियन हो गई थी और जिससे वह दुनिया में 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। और जो फर्स्ट स्थान पर है वो है जेफ बेजोस, जो कि जेफ
जेफरी प्रेस्टन बेजोस एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी, उद्योगपति, मीडिया मालिक और निवेशक हैं और बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी अमेज़न के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष के रूप में इन्हें जाना जाता है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने दुनिया के जो शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रवेश कर चुके हैं और रिलायंस शेयर BSE 19 जून को एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बाजार पूंजीकरण में 150 बिलियन के अन्य क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है और 19 जून 2020 को अंबानी की जो कुल संपत्ति थी वो $64.6 बिलियन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 9वें स्थान जो कि 9वीं रैंक पर आए हैं, जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जिसकी वजह से। और सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक पर हैं वो हैं जेफ बेजोस, जो कि सबसे अमीर व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड में। जेफरी प्रेस्टन बेजोस एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी, उद्योगपति, मीडिया मालिक हैं और निवेशक हैं और उन्हें बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी अमेज़न के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स की सूची के अनुसार जो रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी हैं, जो शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनमें 9वीं रैंक पर हैं और रिलायंस के शेयर पर 19 जून, ये गलती से 7 यहाँ पे मेंशन हो गया है, वैसे ये 19 जून को जो 1759.50 रुपीज़ पर समाप्त होने पहले BSE पर जो है इनको एक BSF पर जो 1788.60 रुपीज़ के नए ऑल टाइम उच्च स्तर पर हिट करने के लिए 6.2% बढ़ गए। कंपनी के जो बाजार पूंजीकरण को 11 ट्रिक्स आने पर करने की मदद मिली और वह सूची के अनुसार देखा जाए तो सबसे अमीर एशियाई भी हैं। जैसे कि देख पाएंगे ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि अलग अलग अपनी फॉर्मेशंस में फैली हुई है अलग अलग सेक्टर्स में, लाइक रिलायंस फाउंडेशन, जियो, रिलायंस रिटेल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सभी मोस्ट ऑफली सेक्टर्स में रिलायंस की जो इंडस्ट्री है वो फैली हुई है। जो इसके फाउंडर हैं वो हैं धीरूभाई अंबानी। फाउंड की गई थी 8 मई 1973 महाराष्ट्र में। जो इसके सीईओ हैं वो है मुकेश अंबानी। जो हेडक्वार्टर स्थित है इसका वो है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। ऑप्शन है 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। इट मीन्स जो ये राशि है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इसका जो भुगतान किया जाएगा वो 2 वर्षों में भुगतान किया जाएगा और ये 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का जो राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग है। और इसके अलावा कोविड-19 महामारी का जो मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीनी को जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराई जाएंगी और इसका वादा किया गया है। भारत सरकार द्वारा जो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान की जाएगी। जो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की जो घोषणा की जाएगी UNRW के लिए जो आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसके दौरान की जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने भारत की इमर्जिंग इकोनॉमीज परियोजना के डेकॉर्बेनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ सहयोग किया है। ITF एक वैश्विक निकाय है जिसके तहत इन संगठनों में से एक है। ऑप्शन है विश्व बैंक, OECD, सार्क या विश्व आर्थिक मंच।
और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे। और ये थे हमारे पूरे वीक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। वीडियो गाइस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में मुकेश अंबानी स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बाजार पूंजीकरण में 150 बिलियन के अन्य क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और 19 जून 2020 को अंबानी की जो कुल राशि थी वो $64.6 बिलियन हो गई थी, और जिससे वह दुनिया में 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। और जो फर्स्ट स्थान पर है वो है जेफ बेजोस, जो कि जेफरी प्रेस्टन बेजोस एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी, उद्योगपति, मीडिया मालिक और निवेशक हैं, और बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी अमेज़न के संस्थापक, CEO और अध्यक्ष के रूप में इन्हें जाना जाता है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने दुनिया के जो शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रवेश कर चुके हैं। और रिलायंस शेयर BSE 19 जून को एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बाजार पूंजीकरण में 150 बिलियन के अन्य क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और 19 जून 2020 को अंबानी की जो कुल संपत्ति थी वो $64.6 बिलियन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 9वें स्थान जो कि 9वीं रैंक पर आए हैं। स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बाजार पूंजीकरण में 150 बिलियन के अन्य क्लब में
प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है और 19 जून 2020 को अंबानी की जो कुल संपत्ति थी वो $64.6 बिलियन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 9वें स्थान जो कि 9वीं रैंक पर आए हैं, जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जिसकी वजह से। और सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक पर हैं वो हैं जेफ बेजोस, जो कि सबसे अमीर व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड में। जेफरी प्रेस्टन बेजोस एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी, उद्योगपति, मीडिया मालिक हैं और निवेशक हैं, और उन्हें बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी अमेज़न के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स की सूची के अनुसार जो रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी हैं, जो शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनमें 9वीं रैंक पर हैं। और रिलायंस के शेयर पर 19 जून, ये गलती से 7 यहाँ पे मेंशन हो गया है, वैसे ये 19 जून को जो 1759.50 रुपीज़ पर समाप्त होने पहले BSE पर जो है इनको एक BSF पर जो 1788.60 रुपीज़ के नए ऑल टाइम उच्च स्तर पर हिट करने के लिए 6.2% बढ़ गए। कंपनी के जो बाजार पूंजीकरण को 11 ट्रिक्स आने पर करने की मदद मिली, और वह सूची के अनुसार देखा जाए तो सबसे अमीर एशियाई भी हैं। जैसे कि देख पाएंगे ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि अलग अलग अपनी फॉर्मेशन में फैली हुई है अलग अलग सेक्टर्स में, लाइक रिलायंस फाउंडेशन, जियो, रिलायंस रिटेल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सभी मोस्ट ऑफली सेक्टर्स में रिलायंस की जो इंडस्ट्री है वो फैली हुई है। जो इसके फाउंडर हैं वो हैं धीरूभाई अंबानी। फाउंड की गई थी 8 मई 1973 महाराष्ट्र में। जो इसके सीईओ हैं वो है मुकेश अंबानी। जो हेडक्वार्टर स्थित है इसका वो है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन है 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। इट मीन्स जो ये राशि है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इसका जो भुगतान किया जाएगा वो 2 वर्षों में भुगतान किया जाएगा। और ये 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का जो राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग है। और इसके अलावा कोविड-19 महामारी का जो मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीनी को जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराई जाएंगी, और इसका वादा किया गया है। भारत सरकार द्वारा जो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान की जाएगी। जो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की जो घोषणा की जाएगी UNRW के लिए जो आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसके दौरान की जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने भारत की इमर्जिंग इकोनॉमीज परियोजना के डेकॉर्बेनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ सहयोग किया है। ITF एक वैश्विक निकाय है जिसके तहत इन संगठनों में से एक है। ऑप्शन है विश्व बैंक, OECD, सार्क या विश्व आर्थिक मंच। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे। और ये थे हमारे पूरे वीक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। वीडियो गाइस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।